हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। बेटा, मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस सिलेबस को। ठीक है, आप सभी बच्चे क्लास 9 पास आउट होके क्लास 10th में आ गए हैं और अब हमें क्लास 10th के लिए करनी है बहुत अच्छे से तैयारी। आपकी इस तैयारी में फिलो आपके साथ है, हम आपके साथ है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में सारी चीजों की हेल्प मिलेगी। आपको अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि एक्चुअली में हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। तो सारी चीजें बस आपको करना क्या है, जब भी आप क्लास को अटेंड करें तो बहुत ध्यान से सारे बच्चों को क्लास को अच्छे से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट क्लास देख रहे हो। ठीक है, जब भी आप क्लास अटेंड करो तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्लास में प्रेजेंट होनी चाहिए। साथ में जब भी आप पढ़ाई करो, ना सिर्फ साइंस की बल्कि हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको चीजों को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जब जब आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलो, तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की और इक्वेशन की, तो क्या आपको लगता है ये दोनों चीजें एक होंगी? थोड़ा सा सोचो बेटा। क्या ये दोनों चीजें एक होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में दोनों बातों में कुछ ना कुछ अंतर होगा और वो अंतर क्या होगा ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, वैसे तो ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन पता है बेटा, ये जो चैप्टर है, ये देखो, कुछ बातें आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको पता है क्या है, आपको एडवांटेज मिलेगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, जो आपका फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर होगा। साथ ही आपको इस चैप्टर को सीख करके मदद मिलेगी सीखने के लिए चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, हम उनको अप्लाई करेंगे हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में। साथ ही साथ इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो हम अप्लाई करेंगे हमारे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, तो वहां पे भी आपको इनसे रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक चैप्टर बेस है आपके इस साल की पूरे साइंस के सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, इसी वजह से इस चैप्टर को नंबर 1 पे रखा गया है हमारे क्लास 10th के साइंस के सिलेबस में। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। दूसरी बात क्या है बेटा, ना सिर्फ ये कि भाई आपने इसको सीखा, आपके लिए ये जितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चीजें आपके उन 2 चैप्टरों में भी आएंगी, बल्कि इस एक चैप्टर से बेटा 10 to 15 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है। लगभग लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब करना क्या है, अब बस करना ये है कि मन से स्टार्ट करना है पढ़ाई, कि भाई ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 और आज है हमारे साइंस की फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब जो हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम फाइनली इस गाड़ी को रोकेंगे कब, जब हम अच्छे से हमारे सारे सिलेबस को खत्म कर लेंगे 1 by 1 करके। तो कैसे पढ़ना है, हम किस किस सीरीज में चैप्टर्स को खत्म करेंगे, वो भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देन हम फुल स्पीड में हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर को। तो बेटा, जो सबसे पहला चैप्टर है जो हम खत्म करेंगे वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा हमारा लाइव प्रोसेसेस चैप्टर। सेकंड नंबर पे हमारे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम खत्म करेंगे हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। देन बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर हमारे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को। देखो बेटा, एक्चुअली अभी तो मैं इस लेवल पे आपको हर एक चैप्टर का नहीं दे सकती, क्योंकि अगर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि आज तो हमें बेसिकली डिस्कस करना है हमारी इस क्लास को। ठीक है ना, लेकिन एक बात जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लाइव प्रोसेस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को, हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को, हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन को और हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीजन को। हम उन सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो हमारे ह्यूमन बीइंग में या लिविंग बीइंग में होते हैं। ठीक है ना, जिनकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर नंबर 4 है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, की भाई हम अपनी आंखों से इस रंग बिरंगी दुनिया को कैसे देख पाते हैं, एक्चुअली में ह्यूमन आई के क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से आई एकोमोडेट करती है
दूर की चीजें भी देख लेती है, पास की चीजें भी हम देख पाते हैं। तो वहां पे ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को, कि भाई एसिड्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज है, हमारे आसपास जितने सामान पाए जा रहे हैं उनमें से किस किस में एसिड है, किस में बेसिस हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम ये चैप्टर्स खत्म करेंगे तो 7 नंबर पे हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन आता है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, कि एक्चुअली में जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग बीइंग है वो अपनी ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देन हमारे चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि भाई अकेला ये जो कार्बन है इसके इतने सारे यौगिकों को हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी को। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे अवर एनवायरमेंट को। इस तरह से करके हम लगभग नवंबर एंड तक अपने सारे सिलेबस को खत्म करेंगे और फिर हम करेंगे रिवीजन। इसीलिए मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ में, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो भाई, अब बहुत ध्यान से सबको सुनना है और सबका ध्यान होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो बेटा जब मैं आपसे बात करती हूँ कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एक बात बताओ, मैं केमिकल रिएक्शन पे पहुंचू इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ केमिकल चेंज क्या होगा। देखो क्यों मैं केमिकल चेंज पे आई पहले आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। मेरे सारे बच्चों ने फिजिकल चेंजेस के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। और फिजिकल चेंजेस बोले तो भौतिक परिवर्तन, है ना। इसमें क्या होता था बेटा, अब मैंने इसको क्यों लेके आई हूँ आपके सामने, इस वजह से कि आप रिटेन कर पाओ चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में, है ना, कि एक्चुअली में फिजिकल चेंजेस क्या होते थे। फिर फिजिकल चेंजेस जब थे तो ये केमिकल चेंज क्यों है। तो देखो बेटा, फिजिकल चेंजेस बेसिकली क्या होते थे, इसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता था, जो भी प्रोडक्ट बनते थे उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता था। जस्ट लाइक दैट, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं बात करूं कि आइस का मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी, केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंजेस क्या होंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली में मान लो हमने, अगर मैं आपसे बात करूं, हम सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इस सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, हमने सांस खींची मीन्स इनहेल की, शरीर के अंदर हमारी क्या गई, बॉडी के अंदर हमारी क्या गई, ऑक्सीजन गई। अब जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गई वो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का करती है ब्रेक डाउन। जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है तो आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, सही बात है। अब एक बात बताओ, तुमने भोजन खाया, ऑफ कोर्स मैंने भी भोजन खाया, जब भी हमने भोजन को खाया तो वो भोजन क्या हुआ, पचना स्टार्ट हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुआ भोजन का। अब जैसे ही भोजन डाइजेस्ट हुआ तो आफ्टर डाइजेशन क्या हुआ, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। तो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में टूटना, ये भी क्या है, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। तो हमने भी आपसे बताया कि भाई फूड को ऑक्सीडेशन, पहले क्या हो, भोजन ग्रहण किया, भोजन पच गया, डाइजेशन हो गया, तो वो भी क्या है, वहां पे भी केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि भाई डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, है ना, क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनना है, बहुत इजी है ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग तो बहुत ही ज्यादा है। सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स चेन में चेंज हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, रेस्पिरेशन में क्या हुआ भाई, रेस्पिरेशन में यही जो सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स है ना, आपको पता है क्या होगा, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स हमारे होंगे क्या, ग्लूकोज हो गए, है ना बेटा। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में इसी ग्लूकोज का क्या होगा, इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी।
तो एक बात बताओ, बात करूं मैं चाहे डाइजेशन की या बात करूं आपसे रेस्पिरेशन की, ये क्या हो रहे, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इनमें। मैं बात करूं आपसे रस्टिंग की, मैं इस समय वो एग्जांपल्स ले रही जो आपने देखे ही देखे हैं, ठीक है ना। रस्टिंग सबने देखी है, आयरन का कोई सामान लेकर के और काफी दिन तक उसमें अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा, सपोजेड वहां उसे किसी भी तरीके से पानी या नमी मिल रही है, हवा के कांटेक्ट में, तो उसमें जंग लग जाती है। ऐसा क्यों ही होता है कि आते ही कोई नया सामान होता है, कूलर वगैरह आता है तो उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं सबसे पहले, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी भर के कूलर को चलाया तो कुछ दिनों बाद जंग लगेगी, कूलर की जो लोहे की चादर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाने वाली है। तो बात करें चाहे रस्टिंग की, बात करें डाइजेशन की, बात करूं मैं आपसे रेस्पिरेशन की, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। अब ये केमिकल चेंजेस क्यों हो रहे होंगे, ये आपको सोचना है। एक्चुअली में केमिकल चेंज तब होते हैं जब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां होती है। समझ में आई मेरी बात? केमिकल चेंजेस कब होंगे, जब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही होगी। और जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है। और आपको एक बात और समझनी है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल चेंज जरूर होगा। क्या होगा? जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे आपको केमिकल चेंज देखने को जरूर मिलेगा और एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कि भाई एक नया सामान बन के तैयार हो गया। तो ये बात होती है केमिकल रिएक्शन की और केमिकल चेंज की। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, ठीक है ना। तो चलो अब इन 3 लाइनों को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। क्या है ये बात कि केमिकल चेंज इज दैट चेंज in which new substance with different properties are from old substances। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में वह परिवर्तन है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में ओल्ड सब्सटेंसेस से। बिल्कुल, अब मिला के ही तुम देख लो इस एग्जाम्पल को। बहुत सिंपल सी बात है, अभी तो जस्ट क्लास स्टार्ट हुई, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब ध्यान से समझो, डाइजेशन की बात करें अगर हिंदी में, इसी को कहते हैं पाचन प्रक्रिया। क्या हुआ भाई, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का कन्वर्ट किस में हो गया, सिंपलेस्ट में, ग्लूकोज में। तो नया है कि नहीं है प्रोडक्ट? भाई तुमने खाना खाया होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन या विटामिन या मिनरल, इन्हीं में से तो कुछ खाते हैं ना। हम जो भी चीजें खाते हैं तो एटलीस्ट ये इन्हीं कैटेगरीज में तो आती है ना। तो ये सारी चीजें थी, बट कन्वर्ट किस में हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। रेस्पिरेशन में क्या हो गया, ग्लूकोज था, कन्वर्ट किस में हो गया, एनर्जी में। तो अब बोलो मेरे से, एनर्जी नई चीज है या नहीं है? बिल्कुल है। ग्लूकोज नई चीज है या नहीं है? तो मानते हो ना कि ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। नए प्रोडक्ट बन रहे हैं ओल्ड प्रोडक्ट से बन रहे हैं, सॉरी न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं किनसे, हमारे पुराने सब्सटेंसेस से न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बन रहे हैं। तो आई होप आपको मैं यहाँ तक तो बात को समझा पाई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक नई चीज की। केमिकल चेंज आपने समझ ही लिया, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है ना। ये तो आपने समझ लिया कि जब कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो दो चीज, कोई भी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और बना रही हैं एक प्रोडक्ट, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में नया प्रोडक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इसको भी सोचते हैं। देखो बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी, अगर हम बात करते सपोज मैं किसी मूवी की बात करूं तो उसमें 2 या 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत लीड कैरेक्टर्स होते हैं ना। मीन स्टोरी जो है ना पूरी की पूरी उन पे ही डिपेंड होती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन में वो जो 2 या 2 से 3 चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो है हमारी रिएक्शन के हीरो। हीरो बोले तो उन्हें हम कहते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में रिएक्ट करके बनाती हैं प्रोडक्ट, और वो 2 या 2 से 3 चीजें हमारे रिएक्शन के लिए क्या होती हैं, हमारे रिएक्शन के हीरो या हीरोइन। कहने को मतलब ये है कि वो लीड प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक। अब जस्ट एन एग्जांपल मैं आपसे बात करूं क्या, कि मैग्नीशियम बेटा क्या है, एक मेटल है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब मेरी बहुत ध्यान से बात को समझना है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होगी, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी होगा आपका सॉलिड स्टेट में। ध्यान सबका ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो हो सकता है आपको लगता भी होगा कि कुछ वर्ड्स गलत निकल गए, क्योंकि एक्चुअली में मेरे दिमाग में मैं सोच रही होती कि कितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं कि आप बहुत ज्यादा मतलब एकदम रियल लाइफ से जोड़ करके चीजों को सीख सको, समझ सको, ठीक है। तो अब बात करी मैंने आपसे कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा यहाँ ध्यान से समझना, ये जो मैग्नीशियम और ये जो ऑक्सीजन है ये होंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोले तो हीरो हीरोइन या लीड कैरेक्टर्स, इनको हिंदी में बोला जाता है बेटा अभिकारक। और ये आपस में अभिक्रिया करके जिस चीज को बनाते हैं वो कहलाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोले तो आपका उत्पाद कहलाता है ना, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये न्यू प्रोडक्ट है या न्यू सब्सटेंस है? बिल्कुल है, ठीक है। मैं प्रूफ करके भी बताती हूँ आपको। देखो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं कैसी है। ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। ये कैसा है, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंसेस होता है, यानी कि व्हाइट पाउडर होता है। एक प्रॉपर्टी इसकी मैंने आपको बताई, मतलब देखने में कैसा है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। साथ ही साथ पता है आपको क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट इवॉल्व होती, लाइट इवॉल्व होती है। अब जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की होगी वो प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की नहीं होगी ना। जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की होगी क्या वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो रही है केमिकल रिएक्शन, और जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बताओ बताओ। कई बार आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया ना कि जहां कहीं भी होती है केमिकल रिएक्शन तो वहां पे होता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज हुआ और बन गया हमारा क्या, व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बनने की इस प्रक्रिया में निकली बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट विथ व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है और बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन होने की वजह से होता है केमिकल चेंज और बनता है नया सब्सटेंस। अब मैं चाहूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए कि हमारे आसपास लगने वाली रस्टिंग ऑफ आयरन हो, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो, या मैं आपसे बात करूं चेंज इन स्टेट हो, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं जो कि हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब आई थिंक बेस तो हो गया है तैयार। अब दिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को आपके साथ। जैसे कि बात किया डाइजेशन प्रोसेस की। अब डाइजेशन प्रोसेस में तो हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आफ्टर डाइजेशन क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज बनता है ये हमारे ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जो है अगर मैं सोचूं कि भाई ग्लूकोज तुम वापस से प्रोटीन, सपोज मैंने चने खाए थे, चनों में क्या होता है बताओ बताओ, ये तुमने पहले भी पढ़ रखा है ना, आपने भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि चने यानी कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालों में, चनों में, पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन होता है ज्यादा। अब प्रोटीन तो डाइजेस्ट होकर के बना दिया हमारे शरीर ने, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाहूंगी ग्लूकोज को वापस प्रोटीन में कन्वर्ट करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से। बोलोगे मैम शरीर में केमिकल रिएक्शन? बिल्कुल बेटा, जब आपको मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, यानी कि जैव प्रक्रम, तो वहां पे ये चीज हम, एक टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, वहां पे तो हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर भी ना जाने कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। ये जो मिल्क होता है ना, अगर इसको बिना बॉईल किए, आपने फ्रिज में भी नहीं रखा है, आपने बॉईल भी नहीं किया है, रॉ मिल्क है, कच्चा मिल्क है, तब क्या होगा कि अगर सर्दियों के दिन नहीं है
थोड़ा सा भी टेम्परेचर ठीक ठाक टेम्परेचर भी है तो कुछ घंटों के बाद ही दूध खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे दूध में मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करेगा, मिल्क के स्वाद को, टेस्ट को और इसके नेचर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और किसकी वजह से होगा ये, केमिकल रिएक्शन की वजह से। सेम वे अगर हम बात करें, हम फायर वर्क यानी कि फायर क्रैकर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है, और क्या होता है, एमिशन ऑफ गैसेस होता है, बहुत सारी गैसेस का भी एवोल्यूशन होता है। ये सारे के सारे चेंजेस कैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से होता है। कुकिंग एंड एग की मैं बात करूं आपसे, तो क्या होता है कि जो रॉ एग होता है, संडे देखा होगा, जो रॉ एग होता है जब उसको तोड़ो और ऑमलेट बनाने के लिए तवे पे डालो तो क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ऑमलेट तो ठोस होता है ना, ठोस मतलब इन द सेंस लिक्विड तो नहीं होता ना। अब मेरी बात समझो कि जब आपने एग को तोड़ा और वो तवे पे डाल दिया तो वो कैसा हो गया, ऑमलेट बन गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो एक बात बताओ, लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ ना, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है देखने को, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है। सेम डेट यहाँ पे क्या हुआ था कि फूड जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, फूड कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज में, है ना, फूड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज में। और यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बहुत फैमिलियर एग्जांपल है, हम सबको पता है, जो प्लांट्स हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये भी कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। और फोटोसिंथेसिस भी कुछ और नहीं है, हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है। कहने का मतलब है डाइजेशन, सॉरिंग ऑफ मिल्क, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, कुकिंग एन एग एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल दीज आर केमिकल चेंजेस विच आर हैपेंस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। आई बात समझ में? चलिए और बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की, बर्निंग ऑफ वुड। अब बताओ, मैं एक एक को आपको इसलिए एक्सप्लेन भी करती चल रही ताकि आप ना सिर्फ समझो बल्कि 10 और लोगों को समझा भी सको एक तर्क के साथ में, ठीक है ना। अब बर्निंग ऑफ वुड क्यों है केमिकल चेंज भाई, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, एमिशन ऑफ गैसेस होती है भाई, बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होती हैं। साथ में क्या होता है, एमिशन ऑफ हीट होता है, हीट भी निकलती है, गैसेस भी निकलती है। तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसी तरह से रॉटनिंग ऑफ फ्रूट का क्या होता है भाई, टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपका केमिकल रिएक्शन है। हम बेकिंग का केक की बात करें बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पता है बच्चों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग प्रोसेस में किस तरीके से बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे डो है उसको फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है, जिसकी वजह से जो केक या बेकरी या कुकीज वगैरह बनती हैं। रस्टिंग अ मेटल को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि रस्टिंग अ मेटल में भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में रस्ट फॉर्म होती है, और रस्ट कुछ और नहीं होती, इसको हम अभी डिटेल में भी समझेंगे, वो होती है फेरिक ऑक्साइड। नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना। इसी तरह यूजिंग अ बैटरी में क्या होता है, आयंस फॉर्म होते हैं, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका केमिकल चेंज है। आई होप आप, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, अब अगर पेपर में आता है तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो लिख नहीं सकता। क्लियर है ना सबको सारी बातें। चलिए अब आगे की ओर चलती हूँ मैं, और थोड़ी सी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो फिलहाल हम सारे बच्चे और आप समझ पाए कि भाई, सारे बच्चे ये बात अच्छे से समझ पाए ना कि whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction must have occurred, कि अगर कहीं भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो फॉर श्योर, फॉर डेफिनेटली हम एक बात कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी।
कि अगर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी डेफिनेटली, तभी वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, देखा ना इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपने कि हर जगह केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से केमिकल चेंज हुआ। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक बहुत कॉमन जो चीजें पूछी जाती हैं उनको मैं आपको बता भी देती हूँ, उनकी रिएक्शन को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं फोटोसिंथेसिस की, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, किसके, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो बहुत ध्यान से समझना। क्या भाई, हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ध्यान से, क्या एक्वस फॉर्म में, साथ में वाटर लिक्विड फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल, है ना, इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चा, है ना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और तो और समझो, हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके ग्लूकोज तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, वैसे तो वो भी एक्वस फॉर्म में क्योंकि डिसॉल्व होता है ना, ग्लूकोज बनता है। और ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी में डिसॉल्व है। साथ ही साथ बेटा क्या बनती है, वेरी प्रीशियस ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये क्या है, ये आपका केमिकल रिएक्शन है, किसके, फोटोसिंथेसिस की, केमिकल चेंज हो रहा है। ये है रिएक्टेंट्स और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हमने अच्छे से सीख ली। अब बात करती हूँ, अच्छा ये सेम वही डेफिनेशन है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, अब हमको क्या सीखना था, मैंने आपको केमिकल चेंज बताया, वहां पे एक मैंने केमिकल रिएक्शन आपके साथ और डिस्कस की। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, अब यहाँ पे देखो वन या मोर सब्सटेंस, अब यहाँ पे कितने थे, एक था कार्बन डाइऑक्साइड और एक था वाटर, तो दो है ना। तो अब देखो ये चीज जो डेफिनेशन, इसको यहाँ पे प्रूफ करके देखो, बिल्कुल इसके साथ रिलेट करो। क्या बोला इन्होंने, when one or more substance react with each other to form a new substance। बताओ भाई, न्यू सब्सटेंस बना के नहीं बना, बिल्कुल बना बेटा। ग्लूकोज भाई 6 कार्बन का है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का है, वाटर अलग है, ग्लूकोज अलग है, न्यू सब्सटेंस बना ना, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या है केमिकल रिएक्शन। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, आपको सारे पता होने चाहिए, मतलब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए चीजें, आखिर ये भाई पढ़ाई है, पढ़ाई हमें करनी है एनर्जी के साथ, बिल्कुल भी बोर्डम नहीं होना चाहिए कि कैसे पढ़ें, किस तरह से चीजें होनी चाहिए। आप मन से पढ़ो, धीरे धीरे चीजों को नोट डाउन करते चलो और डेफिनेटली आपको फिर चीजें आएंगी। अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बेटा। अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन किस स्टेट में होता है, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड स्टेट में होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, आयरन जो है भाई हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। अब ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 2Fe2O3.H2O। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मेरी बात समझ में आई सभी को, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर बेटा हम इसी को बोल सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड और रस्ट। इसी को बोला जाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, या आप इसी को रस्ट भी कह सकते हो, रस्ट यानी कि जंग, या फिर बेटा और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको संक्षारण भी कहते हैं। तो ये तीन नाम इसी के हैं, किसके, .2Fe2O3.H2O के, हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके साथ में। अब फिर से वही बात बताओ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, देख लो आयरन ऑक्सीजन वाटर, आपस में रिएक्ट किया, न्यू सब्सटेंस बना डाला भाई, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आई होप अब तो किसी को भी डाउट की कोई संभावना नहीं बचती है, सबको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी अब, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं।
तो इस तरह से हमने चीजों को अच्छे से समझ लिया। चलो अब हम और करते हैं आगे बात। अब लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा ही थी, अभी पीछे समझा था आपने कि हमने क्या किया भाई, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो क्या बना, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये किस तरह का था बेटा? ये हमारा व्हाइट कलर का पाउडर था। एक सेकेंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बेटा। ये क्या है? ये हमारा व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, व्हाइट पाउडर है। व्हाइट पाउडर मतलब व्हाइट कलर का पाउडर लाइक सब्सटेंस है। जब बनता है तो बहुत सारी डेजलिंग व्हाइट डेजलिंग लाइट बनती है, मतलब स्पार्क होता है, लाइट का एमिशन होता है, गैसेस का एवोल्यूशन होता है, और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो लिखा भी है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, magnesium react with oxygen present in the air to form magnesium oxide, which is a white colored powder which also emits light and heat। अब यहाँ पे लेकिन एक बात आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ पे लाइट और हीट दोनों एमिट हो रही है, यानी कि हीट का भी एवोल्यूशन हो रहा है। तो हीट का एवोल्यूशन होने की वजह से इस तरह की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसमें रिएक्शन कोई भी चीजें जब रिएक्ट करें और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो हीट का भी एवोल्यूशन हो, यानी कि हीट और लाइट एनर्जी एमिट हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जांपल कि एक बीकर लिया, उसमें जिंक के छोटे छोटे पीसेस लिए और उसमें पोर किया हमने क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब क्या होगा भाई, जिंक हमारी क्या है बेटा, एक मेटल है, ठीक है ना। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। सेम डेट हम अगर H2SO4 की बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बेटा किस स्टेट में है, ये हमारे एक्वस स्टेट में, यानी कि वाटर में डिसॉल्व है। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा ZnSO4, साथ ही बेटा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो जिंक सल्फेट है इसको हम व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्हाइट विट्रियोल भी कहा जाता है। आई बात समझ में कि व्हेन वी pour डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ग्रेन, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों पर जिंक सल्फेट फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट विट्रियोल अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। और साथ में इंपॉर्टेंट बात जरूर सबको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकले, क्योंकि एक चीज नियम है और उसको गांठ बांध लो, क्या कि जब कभी भी कोई भी धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है, व्हाइट विट्रियोल है, वो एक हमारा सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी हो रहा है। अब आगे बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट फॉर्मिंग येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। क्या होता है भाई? कलरलेस लेड नाइट्रेट होता है, कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड होता है। बट जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये लेड आयोडाइड बनाते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो हमारा क्या होगा, तो ये बना लेते हैं येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड का। तो ये जो चीजें फॉर्म होती हैं ये येलो कलर का एक अवक्षेप बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से टेस्ट ट्यूब हमें दिखने लगती है जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम आपस में ऐड करते हैं किसी तीसरी टेस्ट ट्यूब में। तो ये क्या है, ये हमारी तरह की केमिकल रिएक्शन है। किस तरह से रिएक्शन होती है भाई, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किस फॉर्म में होगा बेटा, एक्वस फॉर्म में होगा। जब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम आयोडाइड भी बेटा किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और जब ये आपस में रिएक्ट करते तो बनाते हैं लेड आयोडाइड बनाते हैं बेटा। साथ ही साथ प्रेसिपिटेट है इसलिए इसको नीचे की ओर साइन दिया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ बनता है बेटा आपका
पोटेशियम नाइट्रेट। लिख नाम इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं केमिकल रिएक्शन बेटा लिख रही हूँ सो डेट कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ये कैसा होगा, ये होगा येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को बेटा शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं, यानी कि अवक्षेप। अवक्षेप क्या होती है, कभी भी जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में कुछ इस तरह से रिएक्ट करे कि कुछ अविलेय लवण बनाए, इनसॉल्युबल सॉलिड बनाए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं उसे अवक्षेप। और इनसॉल्युबल चीज ऑब्वियस सी बात है वो पानी में जब घुलेगी नहीं तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में ये चीज देख ली। अब हम आगे चलते हैं। The following observation help us determine whether a chemical reaction occurred or not. All these changes occurs in a chemical reaction. ये सब किसमें होते हैं चेंजेस, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ये सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने इन 3 एग्जांपल्स में देखा, जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया। और वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर। एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। चेंज इन स्टेट मैंने क्यों बोला, चेंज इन स्टेट क्यों बोला, देखो भाई जब कुकिंग एंड एग में यही तो था ना, आपका जो एग का अंदर का मटेरियल था वो कैसा था बेटा, लिक्विड ही था। कुक हुआ तो सॉलिड हो गया। चेंज इन कलर, भाई रस्टिंग इन आयरन में क्या था, अच्छी खासी डस्ट होती है ना, और अच्छा खासा आयरन होता है ना, और रस्ट के बाद में कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जब फ्यूल बर्न होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल में आप देखो ना, मिला के देख लो तुम, कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, यानी कि नेचुरल गैसेस हो, उनको आप फिल कराते हो अपने व्हीकल्स में। इंजन स्टार्ट होता है, पीछे से धुआं निकलता है ना, ठीक है ना, पुरानी गाड़ियों से ज्यादा निकलता है, इसलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत पुरानी गाड़ियों को बैन भी कर देती है, क्योंकि वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉज करते। वैसे तो सभी करते, बट उनसे और भी ज्यादा एमिशन ऑफ गैसेज होते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में इवोल्यूशन ऑफ गैसेज होता है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, बिल्कुल जब मैग्नीशियम का रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये इसी का एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे भी मैंने आपको एक बार याद दिला दी है सारी चीजें। तो क्या है, क्योंकि भाई बात बताओ ना, रिबन को बर्न किया तो व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ नहीं जला था, भूल गए इतने जल्दी, व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ में जला था वो, हीट भी इवॉल्व हुई थी और साथ में लाइट भी इवॉल्व हुई थी। तो चेंज इन टेम्परेचर होगा कि नहीं, अरे इसको भी छोड़ो, और सिंपल देख लो, बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स की बात कर लेते हैं। उसमें तो होता है ना, पटाखे जलते हैं, पटाखा जलने के बाद फुलझड़ी वगैरह नीचे फेंकते हो तो क्या करते हैं, मम्मी पापा यही बोलते हैं ना, थोड़ा दूर पे उसे रख दो क्योंकि गर्म होगी अभी, जब तुमने बंद किया है। तो चेंज इन टेम्परेचर होता है क्योंकि वहां सब में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन तभी हो रहे हैं जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्रिया कर रही, रिएक्शन कर रही, और फिर वहां पे आपको चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, कम टू द हमारे नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की। देखो भाई, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्रिया करती है, अब एक बात सोचो ना, क्या जरूरी है कि हर बार दो ही चीजें आपस में रिएक्ट करें, बाई रिएक्शंस तो बड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो उन रिएक्शंस को हम बार बार ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि मैग्नीशियम, फिर अगर मतलब सोचो ना, मैंने हर जगह तो अभी आपको वैसे ही लिख के दिखाया इसी फॉर्म में, लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखूं कि मैग्नीशियम प्लस, मतलब रिएक्ट कर रही है किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है लिखना या ये ज्यादा टाइम टेकिंग है लिखने में। अगर मैं इसी रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, है ना। तो हमें करना क्या है भाई, आगे चल के तो बड़ी ही केमिकल रिएक्शंस जो है ना कॉम्प्लेक्स होने वाली है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और सिंबल्स का यूज करके उनको इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। और हमेशा हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। होता क्या है इससे भाई, एक तो शॉर्टर नेम्स, चीजें जो हैं वो छोटे छोटे नामों में लिखी जा सकती हैं,
पहली बात तो ये इसके पीछे का पर्पस है। दूसरा क्या है, इजियर टू राइट। अभी आपने देखा भाई, टाइम तो बहुत प्रीशियस है ना, समय से ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी तो जो है ना समय ही है। तो इजियर टू राइट भी है, साथ में क्या है, आप इन्हें इजिली बैलेंस भी कर सकते हो, आप इन्हें इजिली बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई। इस वजह से क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, द एश फॉर्म्ड इज, जो एश बनती है यानी कि जो राख बनती है वो किस कलर की होती है। अब तक तो मेरे सारे बच्चे जान ही गए होंगे, वो व्हाइट कलर की एश होती है। और वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट पाउडर बनता है ना। तो आंसर होगा आपका सी सही। क्लियर है मेरी बात सभी को? ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का इस लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। अगर फिर भी अगर कहीं कोई आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इश्यू हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने जैसा कि आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर करते, फिलो आपके साथ हमेशा है। आपको सिंपली करना है प्ले स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड, और वहां पे अपने डाउट वाले क्वेश्चन की करनी है सिंपल से पिक्चर क्लिक, और वहां पे अपने क्वेश्चन को करना है अपलोड। आप जैसे ही अपना क्वेश्चन अपलोड करके अपने क्वेरी को राइज करोगे, विद इन 60 सेकेंड आपके साथ टीचर कनेक्ट होंगे। और जब टीचर आपके साथ कनेक्ट होंगे तो वो एक लाइव क्लास के दौरान आपकी सारी प्रॉब्लम को, आपकी सारी डिफिकल्टीज जो भी आप फेस कर रहे हो उसको रिजॉल्व कर देंगे। इस तरह से बिना रुके बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको इस तरह से अच्छे से सारी चीजों को करना है, टाइम से रिवाइज करना है। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।